हालांकि शूजिनराव कुछ देर तक शांत रही। फिर अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और अतिरंजित दृष्टि से मेरी ओर देखा। चेंची, इसे देखो। मुझे शूजिनराव के लहजे में कुछ भी गलत नहीं लगा। उसने लापरवाही से कहा कि यह सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए था। आप जो चाहें देख सकते हैं। जिन चीज़ों में आपकी रुचि है उनके बारे में अधिक जानना कोई बुरी बात नहीं है। शूजिनराव ने जटिल नज़र से पेपर के कवर की ओर इशारा किया। लेकिन आप इसे क्यों समझते हैं? क्या आपको इस बात से कोई तकलीफ है? इस समय मुझे अंततः एहसास हुआ कि कुछ गलत है। इसलिए मैंने उस ओर देखा जहां शूजिनराव ने इशारा किया था और कवर पर कुछ बड़े शब्द देखे। पुरुषों के स्वास्थ्य की देखभाल और विशेषज्ञ नाम समझा रहे थे और मेरा चेहरा अचानक लाल हो गया। शूजिनराव ने अपनी हंसी रोकी और चेंची को चिढ़ाया। तुम्हें ये क्यों पता है? क्या तुम्हें कोई समस्या है? मैं उसकी ओर अपनी आंखें घुमाने से नहीं रोक सका और वास्तव में सवाल किया कि मुझे कोई समस्या है? क्या दुनिया में कोई है जो मुझसे तुमसे बेहतर समझता है, शूजिनराव? फिर शूजिनराव बस मेरे बगल में बैठ गई और अनजाने में अपना छोटा सिर मेरे कंधे पर रख दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, शूजिनराव ने हंसते हुए कहा, मेरी दृष्टि खराब है तो क्या मैं पत्रिका को स्पष्ट रूप से देख सकता हूं? मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे स्वयं पढ़ सकते हैं। और फिर मैंने पत्रिका सीधे उसके सामने रख दी। मैं मदद करने से रहा। सहपाठी चेंची, यहां आओ और देखो। हालांकि मुझे डर था कि शूजिनराव कुछ करने का अवसर लेगा, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि शूजिनराव पत्रिका की ओर इशारा कर रही थी, फिर अपना सिर हिला रही थी और एक भविष्यवक्ता की तरह बात कर रही थी। मैं उसका बहुत अच्छे से अध्ययन करता हूं। जब वो अभी पत्रिका के इस पृष्ठ के बारे में बात कर रही थी तो उसे अचानक एक प्रेरणा मिली। उसने सोचा कि जब मैं 18 वर्ष की थी तो मुझे निश्चित रूप से ये पसंद आएगा, क्योंकि इस युग में कई छात्र गुप्त रूप से खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि राशि चक्र उस व्यक्ति की राशि से मेल खाता है या कुंडली मेल खाती है। मैंने शूजिनराव को संदेह की दृष्टि से देखा। मुझे ये याद क्यों नहीं आया कि उसके पास ये कौशल था? यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मुझे अपना हाथ दें और मैं आपके लिए गणित कर दूंगा। ये देखकर कि मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, शूजिनराव ने मेरा हाथ सीधे अपनी हथेली में रखा और उसे एक छोटे जानवर की तरह छुआ। हालांकि मैंने उसकी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति को देखा और अचानक अवाक रह गया। जैसे ही शूजिनराव ने देखा कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, वो थोड़ी घबरा गई। फिर उसने सोचा कि मैं सिर्फ हाई स्कूल का छात्र हूं और फिर से लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। समस्या की सटीक गणना करने के लिए मुझे सावधानीपूर्वक समझना होगा। शूजिनराव की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर मैं धीरे से मुस्कुराया। तो आपने क्या समझा? शूजिनराव ने मूर्ख बनने का नाटक किया और अपनी उंगलियों से मेरे हाथ की हथेली में बेतरतीब ढंग से चुटकी बजाई। देखिए, मैं आपकी मदद करने में इसका पता लगाऊंगा। पिछले 2 दिनों में आपके आड़ू के फूल का आकर्षण अपनी ऊंचाई खोता जा रहा है। उसके गंभीर रूप को देखकर मैंने हंसने की इच्छा को रोका। मैं और ऊंचा कैसे पहुंच सकता हूं? इसके बारे में सोचिए। क्या आप पिछले 2 दिनों में उस लड़की से मिले हैं? हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि ये लड़की आपका भाग्य बनेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि शूजिनराव इसका तार्किक रूप से विश्लेषण कर रहा है। ये सुनते ही मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। इसलिए मैंने हल्के से पूछा, क्या आप ये नहीं कहना चाहते कि किस्मत में जो लड़की है वो आप ही हैं? सहपाठी चेंची वास्तव में चतुर है। वो अपने युग में सर्वश्रेष्ठ बनने का हकदार है। इसका अंदाजा उन्हें भी था। शूजिनराव ने अपनी उंगलियां चटकाईं, झुकी और धीरे से कहा, आप देखते हैं कि उसने अपनी हस्तरेखा में भी ऐसा कहा है और मैं आपका पीछा कर रहा हूं। या आप जाने दे सकते हैं। मैंने अपनी आंखें घुमा ली। मैं मना करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसके पैदा होने के बाद भी मेरे लिए उसकी भावनाओं को देखा तो मैंने हमेशा अपना मूल इरादा रखा। लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इसी वक्त दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ये मेरे पिताजी थे जो अंदर आए। मैंने जल्दी से अपना हाथ बाहर निकाला और बोलने ही वाला था, लेकिन शूजिनराव पहले खड़े हुए और मेरे पिताजी का विनम्रता से स्वागत किया। नमस्ते अंकल, मैं चेंची का सहपाठी और उसके कबीले का नेता हूं। मेरा नाम शूजिनराव है। मेरे पिताजी ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जब वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि हमारे हाथ एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। इस तरह का अंतरंग कोण निश्चित रूप से कुछ सामान्य सहपाठी नहीं कर सकते हैं। शूजिनराव स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा सकती थी कि मेरे पिताजी क्या सोच रहे थे। इसलिए उसने बताया कि शिक्षक ने मुझे चाकू पकड़ने और नेतृत्व करने में मदद करने के लिए कहा था। वे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बातें कर रहे थे।
मेरे पिताजी ने सुना कि वह शिक्षक थे, इसकी व्यवस्था हो गई और मैंने तुरंत राहत की सांस ली। फिर जब शूशिन राव ने देखा कि बाहर लोग रुक गए हैं, तो उसने अलविदा कहा और चली गई। मैंने शूशिन राव की प्रस्थान आकृति को देखा और मेरे दिल में एक जटिल भावना उमड़ पड़ी। मुझे पता था कि पुनर्जन्म के बाद भी लड़की मुझसे प्यार करती है, लेकिन इस त्रासदी को दोबारा होने से रोकने के लिए मुझे दूरी बनाए रखनी पड़ी। इस तरह की विरोधाभासी भावना, इसने मुझे बहुत असहज महसूस कराया। अगली सुबह मैंने जो चीज़ें तैयार की थीं, उन्हें उठाया और लियू एंगोंग की ओर चल दिया। आज मेरी माँ की मृत्यु की सालगिरह थी। मेरे पिता को ओवरटाइम काम करने के लिए फैक्ट्री जाना था, इसलिए उन्होंने मुझे पहले जाने के लिए कहा। मैंने अपनी माँ की समाधि का पत्थर ढूंढा और सब कुछ तैयार किया। आखिरकार मेरे पिता आ गए। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और भारी स्वर में कहा, मैंने तुम्हारी माँ को बताया था। हम बात कर रहे थे, लेकिन जब मैं रास्ते से हट गया तो मैंने पाया कि शूशिन राव मेरे पिता के पीछे हाथ में सफ़ेद गुलदाउदी का गुलदस्ता लिए खड़ी थी। शूशिन राव ने धीरे से कहा, मैं बस एक टैक्सी लेने गया था और आपके घर से गुजरा था, और ऐसा हुआ कि मेरे चाचा बाहर जा रहे थे और फिर मैं यहाँ से गुजरा, इसलिए हम एक साथ आए। और फिर मुझे आचाची को देने में मदद करने के लिए उसके हाथ में गुलदस्ता दिया। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन मैंने सिर हिलाया और फूलों को समाधि के पास रख दिया। फिर शूशिन राव ने मुझे साइड में खींच लिया और गंभीरता से कहा, जब हम टैक्सी में थे तो मेरे चाचा ने मुझे मेरी गरीबी की समस्या के बारे में कुछ बताया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें वापस आने का मौका मिला तो वो निश्चित रूप से चाची की तलाश नहीं करेंगे और उनसे बहुत दूर रहेंगे। मैं उससे ज़्यादा दूर नहीं रहा और मैंने चुपचाप उसकी रक्षा की, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा करना गलत था। मैंने शूशिन राव की गंभीर अभिव्यक्ति को देखा और चुप रहा। मेरे चाचा ने केवल इतना कहा था कि अगर उसे ये सब दोबारा हुआ, तो क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारी माँ को ये सब दोबारा हुआ तो वो क्या करेंगी? मुझे लगता है वो अब भी अंकल को पसंद करेंगी। शूशिन राव का स्वर बहुत दृढ़ था। ये सुनने के बाद मेरा दिल अचानक कांप उठा, लेकिन मैंने फिर भी खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। क्या मुझे डर नहीं है कि वैसा ही होगा? शूजिन राव ने गुप्त रूप से मेरी ओर देखा और लापरवाही से कहा, डर गया, लेकिन डरने से क्या फ़ायदा? मुझे दूसरा व्यक्ति बहुत पसंद है। मैं डर के कारण एक साथ रहने की हिम्मत क्यों नहीं करता, अगर मुझ में उसके साथ रहने की हिम्मत भी नहीं है? फिर से शुरुआत करने का क्या मतलब है? इससे तो अच्छा है कि मुझे मरने दिया जाए। शूजिन राव ने सूंघा और धुंधली आंखों से आपकी ओर देखा। मैं फिर भी कोशिश करूंगी। मैं जिस लड़के को पसंद करती हूं, उसे दूसरी लड़कियों के साथ नहीं देखना चाहती। शूजिन रू की बातों ने मुझे कपा दिया। असल में मैं उसे दूसरे लड़कों के साथ नहीं देखना चाहता। भले ही ये सिर्फ कभी की बातें कर रही हूं, किसी को नहीं पता कि अगर हम दोबारा शुरू करेंगे तो क्या होगा। इसलिए मैं इसे आजमाना चाहती हूं। इस समय मुझे लगता है कि मेरी दुनिया अलग हो गई है। पूजा के बाद मेरे पिता काम करने के लिए वापस फैक्ट्री के लिए टैक्सी ले गए, जबकि शूजिन रू और मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन हमें टैक्सी भी नहीं मिली। इसलिए हम टैक्सी लेने के लिए स्टेशन की ओर चल रहे थे। शूजिन राव ने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर मुझे खुले तौर पर देखा। रिमझिम बारिश के मौसम में जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं उसके साथ घूमना निश्चित रूप से सबसे अद्भुत बात है। ऐसा अवसर बहुत दुर्लभ है। बस मैं एक छोटे से सुपरमार्केट से गुजर रहा था, पानी का एक पेय पद। ये पहली बार था जब मैंने पुनर्जन्म के बाद उस पर ध्यान दिया। शूजिन रू पहले तो खुश हुई, फिर खुशी से मुस्कुराई और उसे प्यार से चूमा। मैंने हल्के से सिर हिलाया और फिर सुपरमार्केट में चली गई। अवचेतन रूप से मैं फीज़ाई हैप्पी वाटर लेने गई, क्योंकि शूजिन रू को ये पीना मेरे पिछले जीवन में सबसे ज़्यादा पसंद था, और इस समय घर का रेफ्रिजरेटर कोक से भरा हुआ था। शूजिन राव ने तुरंत अपना छाता हटा दिया और अंदर आ गई। मिनरल वाटर बिल्कुल ठीक था। और फिर मुझे याद आया, ऐसा होता था कि शूशिन रो सारा कोक पी जाता था, लेकिन बाद में इससे दांत में दर्द होने लगा। इसलिए मैंने मिनरल वाटर की 2 बोतलें लीं और उनमें से एक बोतल शूशिन रो को दे दी। शूशिन रो ने मिनरल वाटर उधार लिया, लेकिन इसे सीधे हैप्पी के कंधे पर रखे छोटे चमड़े के बैग में डाल दिया। यह सहपाठी चैंची द्वारा मुझे दिया गया पहला उपहार था। मुझे इसे सावधानी से संजो कर रखना होगा,
और बाद में निकाल लेना होगा। जब वो आएगी तो वो निश्चित रूप से बहुत संतुष्ट होगी। उसके विजयी रूप को देखकर मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसे चिढ़ाना चाहता था। इसलिए मैंने जानबूझकर कहा कि एकमात्र दीर्घकालिक भंडारण शराब है और लंबे समय तक संग्रहित होने के बाद खनिज पानी नहीं खाया जाएगा। शो शिनरो ने अपना हाथ हिलाया और मिनरल वाटर को लगभग सीधे जमीन पर फेंक दिया। सहपाठी चेनची, आप बहुत शांत हैं, लेकिन यह अफसोस है कि आप अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अफसोस की बात है कि मैं कितना भी तुम्हारा पीछा करूं, तुम सहमत नहीं हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे कितना भी अस्वीकार करो, मैं तो बस तुम्हारा पीछा करना चाहता हूं। मैं थोड़ा मुस्कुराया, छाता खोला और जाने को हुआ। शू शिनरो मजबूत और मजबूत सीधे मेरी छतरी के नीचे आ गया, लेकिन मेरी छतरी के अंदर की जगह बड़ी नहीं थी, इसलिए वे दोनों बहुत करीब थे। चैनची, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। अगर तुम सहमत नहीं हो तो भूल जाओ। जब उसने आपका कठोरता से पीछा किया तो आपने उसे अनदेखा क्यों किया? वास्तव में शू शिनरो हमेशा इस मुद्दे के प्रति बहुत ठंडा रहा है। तार्किक रूप से कहें तो 17 वर्ष की उम्र में यही वो समय होना चाहिए जब आप सबसे ज्यादा प्यार में पड़ना चाहते हैं। मुझे यूं ही एक बहुत ही उचित बहाना मिल गया। आपने मेरे परिवार की स्थितियों के बारे में भी बात की है। प्यार के बारे में बात करने से पहले आपको कॉलेज जाना होगा। लेकिन जो मुझे उम्मीद नहीं थी वो था शू शिनरो। ऐसा लगता है कि मुझे एक सफलता मिल गई है, इसलिए मैं आपके कॉलेज जाने का इंतज़ार करूंगा। क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए सहमत हैं? वैनयान, मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शू जिनराव ऐसा वाक्य कहेगा, लेकिन मेरा दिल नहीं पसीजा। मैंने सोचा कि मैंने बदलने की कोशिश करने का फैसला कर लिया है, इसलिए मैंने जानबूझकर कहा कि मेरे कॉलेज पहुंचने तक प्रतीक्षा करें। हाँ, मैंने तुम्हें वैसे भी पहचान लिया है। बस अगर तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि मैं तुम्हारा पीछा करूंगा तो मैं जब तक चाहूँ इंतज़ार कर सकता हूँ, शू जिनराव ने बहुत दृढ़ता से कहा। जो भी हो, इस बार मैंने उसे सीधे तौर पर खारिज नहीं किया, बल्कि गोलमोल जवाब दिया। हालांकि इस तरह के अनिश्चित उत्तर ने शू जिनराव को उत्साहपूर्वक मेरे सामने उछलने कूदने पर मजबूर कर दिया। क्या आप सहमत हैं? क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि मैं तुम्हारा पीछा करूंगा? अच्छा, ऐसा है। उसकी खुशी को देखते हुए उसे अचानक एक और बात याद आ गई, इसलिए मैंने शांति से कहा, ये वो नहीं है जिसके बारे में आपको अभी सोचना चाहिए। वो क्या है? मेरे दिल में ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। शू जिनराव ने अपनी छोटी मुट्ठियां कसकर भींच ली। यही सब उसके पुनर्जन्म का कारण था। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि सप्ताह के बाद मासिक परीक्षा है, तो शू जिनराव इस समय उत्साहित था। ऐसा लग रहा था कि जिनरो को पॉज बटन दबाया गया है। यदि वो मासिक परीक्षा में असफल हो जाती तो उसे उसके पिछले स्कूल में वापस भेज दिया जाता। लेकिन हम मासिक परीक्षा को लेकर चाहे कितने भी चिंतित क्यों ना हो, मासिक परीक्षा सोमवार को समय पर शुरू होगी। कक्षा में मैं मेज पर किताबें पैक कर रहा था और परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरी निगाहें शू जिनरू पर चिंतित थीं। मुझे निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छे ग्रेड नहीं मिल सके। अगर मैं शू जिनराव को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित होने से बचाना चाहता था तो मुझे एक रास्ता खोजना होगा। इसलिए मैंने मन ही मन निश्चय किया कि यदि ये काम नहीं करेगा तो मुझे उसे धोखा देने में मदद करनी होगी। और शू जिनराव अपनी सीट पर घबराकर अपनी आस्तीनें भींच रही थी। इसके बाद उन्हें पहली कक्षा में चीनी भाषा की परीक्षा देनी पड़ी। वो हर परीक्षा के बाद किताबें देखने जा रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शुरू होते ही उसकी सबसे खराब भाषा की पाठ्यपुस्तक से उसकी परीक्षा ले ली जाएगी। जब उसने मुझे अपने बगल में देखा तो अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, चेनची का शैक्षणिक प्रदर्शन अच्छा है और उसका स्थान सुविधाजनक है। क्या वो मुझे धोखा देने में मदद नहीं कर पाएगा? लेकिन इसी समय क्लास टीचर ने निर्विवाद स्वर में कहा, इस मासिक परीक्षा में सभी ने मुझे गंभीरता से लिया। अगर मैं किसी को चालाकी करते हुए पाता हूं तो मुझे दोष न दें। पढ़ाई छोड़ने की सूचना देने के अलावा धोखाधड़ी में सहयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ इसी तरह व्यवहार किया जाएगा। जब शू जिनराव ने सुना कि परिणाम इतने गंभीर थे, तो शू जिनराव ने अभी-अभी परीक्षा समाप्त की थी, इसलिए वो इसे मुश्किल से निगल सकी। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, शू जिनराव ने अपने चेहरे पर बेजान भाव के साथ टेस्ट पेपर को देखा। जब वो चिंता से अभिभूत थी, मैंने चुपके से उत्तर और शू जिनराव के नाम के साथ स्क्रैप पेपर का एक टुकड़ा मेरे और शू जिनराव के बीच जमीन पर फेंक दिया।
रद्दी कागज़ को हर जगह बिखरने से रोकने के लिए मैंने जानबूझकर एक पेन दबाया। इतना करने के बाद मैं अपनी सीट पर निश्चल बैठ गया। शू जिनराव ने भी तुरंत ज़मीन पर स्क्रैच पेपर की खोज की। उसने पहले तो मुझे संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन देखा कि मैंने कोई असामान्य हरकत नहीं की। उसने सोचा कि मैं प्रश्न पूछने में बहुत गंभीर हूं और ध्यान नहीं दिया कि स्क्रैच पेपर गिर गया है। लेकिन उसने जल्द ही एक प्रश्न के बारे में सोचा कि क्या स्क्रैच पेपर पर परीक्षण उत्तर होंगे। आखिरकार पिछले मासिक टेस्ट में मेरा स्कोर ग्रेड में प्रथम था। यदि मैं अपने टेस्ट पेपर की नकल कर पाता तो मेरा चीनी स्कोर इसके लायक नहीं होता, लेकिन काटने के लिए नीचे झुकने पर कक्षा शिक्षक निश्चित रूप से इसका पता लगा लेंगे। इस समय शू जिनराव भ्रमित दिख रहा था। उसे डर था कि अगर क्लास टीचर को पता चला कि उसने नकल की है तो मुझे फंसाया जाएगा। आखिर इस समय मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं थी। अचानक क्लास टीचर जियांग शुली को उसकी हरकतों का पता चला। सहपाठी शू जिनराव, आप किस लिए अपना सिर हिला रहे हैं? शू जिनराव इतनी डरी हुई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जवाब दे। जैसे जैसे वो मजबूत होती गई, मैंने तुरंत अपना हाथ उठाया और क्लास टीचर को बुलाया। सहपाठी चेंची, क्या आपके कोई प्रश्न हैं? कक्षा शिक्षक का लहजा सौम्य था, क्योंकि मैं वो छात्र हूं जिसने इस सेमेस्टर में सबसे अधिक प्रगति की है, और कोई भी शिक्षक एक अच्छे छात्र से नफरत नहीं करेगा। शिक्षक, आप मुझे स्क्रैच पेपर देना भूल गए, मैंने शांति से कहा। ठीक है, मुझे देखने दो। जियांग शुली ने स्क्रैच पेपर का एक टुकड़ा लिया और देखने के लिए उसके पास आई। उसने पाया कि मेरी सीट पर सचमुच कोई नहीं था। जब वो मुझे आजमाने के लिए स्क्रैच पेपर देने ही वाली थी तो अचानक उसे जमीन पर स्क्रैच पेपर मिला। ये क्या है? शू जिनराव ने निराशा से जियांग शू की ओर देखा। ली ने स्क्रैच पेपर उठाया। अब वो संघर्ष करने के योग्य नहीं थी। टीचर ने तो स्क्रैच पेपर ही उठा लिया था, तो और क्या कॉपी कर सकती थी। हालांकि जियांग शुली ने बस स्क्रैच पेपर उठाया, उसे देखा और शू जिनराव के डेस्क पर रख दिया। छात्र शू जिनराव, तुम बहुत लापरवाह हो। तुम्हारे स्क्रैच पेपर पर यह निशान है, मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूं। उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखें जिन्हें आपने स्क्रैच पेपर पर लिखा था और उन्हें अभी तक टेस्ट पेपर पर नहीं लिखा है। यदि ये वास्तव में कॉलेज प्रवेश परीक्षा है तो आपको समय आने पर पेपर देना होगा। जब आपको पता चलेगा तब तक आपके पास उत्तर भरने का समय नहीं होगा। शू जिनराव से आग्रह करते हुए जियांग शुली आपको व्याख्यान दे रहे हैं। तुम अभी भी अचंभे में क्या कर रहे हो? आप जल्दी से उत्तर क्यों नहीं लिखते? जब वो परीक्षण पेपर के पास पहुंची तो शू जिनराव ने कांपते हुए ड्राफ्ट पेपर उठाया और ऊपर देखा। न केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर थे, बल्कि उसका नाम भी सबसे ऊपर लिखा था। शू जिनराव ने अभी अभी हाथ उठाने की मेरी हरकत के बारे में सोचा और जियांग शुली ने देखा कि ड्राफ्ट पेपर जमीन पर पड़ा था। वो तुरंत समझ गई कि मैं जानबूझकर उसकी मदद कर रहा हूं। शू जिनराव जो समझना चाहती थी, उसके होठों पर एक छिपी हुई मुस्कान थी। उसने कहा कि उसे मेरी परवाह नहीं है और वो मुझे पसंद नहीं करती। उसने मेरे लिए उत्तर भी कॉपी किए। वो मुझे दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने के लिए अनिच्छुक होगी। फिर उसने जल्दी से स्क्रैच पेपर के उत्तरों को परीक्षण पेपर पर कॉपी कर लिया। परीक्षा जल्द ही खत्म हो गई। मुझे पता था कि शू जिनराव निश्चित रूप से मेरा स्वागत करने आएगा, इसलिए मैंने पेपर सौंपना खत्म किया। वो तुरंत कक्षा से बाहर चला गया, लेकिन फिर भी शू जिनराव ने उसे पकड़ लिया। मैंने शू जिनराव को पहले इधर उधर देखा कि क्या कोई शिक्षक या सहपाठी पास से गुजर रहे थे, और फिर वो मेरे पास आई और धीरे से मुस्कुराई। सहपाठी चेंची, क्या आपको डर है कि मैं दूसरे स्कूल में स्थानांतरित हो जाऊंगी, इसलिए आप जानबूझकर मेरी मदद करते हैं, है ना? क्या आप मुझे पसंद करते हैं? लेकिन फिर भी मैंने बदलने का निश्चय किया है। लेकिन मैंने ये तय नहीं किया है कि सीधे कबूल करूं या नहीं। जब मैं ये सोच रहा था कि शू जिनराव की उलझन से कैसे छुटकारा पाया जाए, तभी मैंने भीड़ में जियांग फान को उदास चेहरे के साथ देखा। मेरे मन में अचानक एक विचार आया, इसलिए मैंने शू जिनराव से कहा, ठीक है, जब तुमने ऐसा कहा तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। वैनियान, शू जिनराव का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आखिरकार ये स्वीकार करने जा रहा हूं कि आप उसे पसंद करते हैं? हालांकि अगले ही पल मैंने जियांग फान की ओर इशारा किया और कहा, स्क्रैच पेपर लाओ, जियांग के लिए है। वो हमेशा मेरा उत्तर कॉपी करना चाहती थी। मैंने आपका नाम इसलिए लिखा क्योंकि मुझे डर था कि अगर मुझे पता चल गया तो मुझे निकाल दिया जाएगा।
इतना कहने के बाद मैं जल्दी से चला गया, जबकि शू शिनरॉ स्तब्ध था। मेरी दौड़ती हुई आकृति को देखकर शू शिनरॉ तुरंत समझ गई कि वो गलती से दौड़ रही थी। वो इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने पैर पटक दिए। मासिक परीक्षा शीघ्र ही समाप्त हो गई। जब शू शिनरॉ अभी भी चिंतित था तो मुख्य शिक्षक जियांग शूली ने मासिक परीक्षा के परिणामों की घोषणा की। जैसा कि अपेक्षित था, मैं उम्र में प्रथम था और शू शिनरॉ ने भी चीनी भाषा में 120 अंक अर्जित किए। जियांग शूली ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि हर कोई चैन ची और शू शिन सहपाठी राव से सीख सकता है। कृपया पढ़ाई में एक दूसरे की अधिक मदद करें। शू शिनरॉ मेरे पास आया और मुस्कुराया। सहपाठी चैन ची, कक्षा शिक्षक हमें रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। क्या आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? मैंने संदेह से पूछा कि इसे क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं जोड़े की नकल करना। शू शिनरॉ ने मीठी मुस्कान दी और फिर उत्साह से कहा, सहपाठी चैन ची, चलो आज रात ऐसा नहीं करते, चलो कैफेटेरिया चलते हैं। यदि मैं तुम्हें स्कूल के बाहर खाना खाने के लिए आमंत्रित करूं तो कैसा रहेगा? बस इसे मेरी तुम्हारे लिए आह समझो। यद्यपि मैं मन से इच्छुक हूं पर सीधे नहीं कह सकता। भूल जाओ, मैं नहीं जाना चाहता। आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। शू शिनरॉ ने मेरा हाथ हिलाया। आखिर मैं भी तो तुम्हारा प्रेमी हूं, तो मुझे इतना नापसंद क्यों करते हो? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मुझे पसंद करते हैं? मैं अपने साथ रहने को लेकर बहुत घबराया हुआ था, इसलिए बाहर खाना खाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने हंसते हुए कहा, शू शिनरॉ, तुम सच में मुझे परेशान करते हो। ये देखकर कि शू शिनरॉ के मन में अभी तक उसके लिए भावनाएं नहीं हैं, उसने गुस्से में अपने पैर पटक दिए और खाने से इनकार कर दिया। मैं दूसरों के साथ खाना खाने गया। हालांकि इसी समय एक विदेशी वर्ग का एक लड़का शू शिनरॉ के सामने आया। सहपाठी शू शिनरॉ, क्या मैं तुम्हें भोजन करा सकता हूँ?